अस्सलाम वालेकुम। क्या हम शुगर को रिवर्स कर सकते हैं? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप इसे पूरा देखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जिनको शुगर है। तो शुगर को रिवर्स करने से मुराद मेरा ये है कि आपके शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएं और आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका आंसर है येस, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ख़ुद मैंने अपने HbA1c को जो 3 महीने की एवरेज शुगर है उसे ना सिर्फ कम किया है बल्कि अपने ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखा हुआ है। और मैं कोई भी दवाई नहीं खाता हूँ, मैं डेली जस्ट विटामिन डी लेता हूँ और कभी कभी उसमें भी गैप आ जाता है। अगर आप मेरी चंद साल पहले की वीडियोस देखेंगे, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और मुझे इन चीज़ों का सामना था, बट फाइनली अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई भी मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, सो उसके लिए आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। बट जो 99% लोगों को होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और ये एक डाइटरी डिजीज़ है जिसे आप अपने डाइटरी चेंजिंग से, यानी अपनी जो खाने पीने की आते हैं उनको चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दवाई खा के इसको रिवर्स कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो मेडिसिन होती हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करती हैं और आपके डॉक्टर भी इसी के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता कि वो आपको इतनी बातें जो है वो समझा सकें। तो आपको शुगर को कम करने और शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन की दवाइयाँ देते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप गूगल या विकीपीडिया पे शुगर को रिवर्स करने से मुतालिक चीज़ें ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको इसके ऊपर बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ भी जो ज़्यादा फोकस होता है वो शुगर लेवल को मैनेज करने पर होता है और इसकी जो रूट काज है, जो जड़ है, उसके ऊपर आपको चीज़ें कम देखने को मिलेंगी। हैविंग सेड दैट, अगर आप अपनी शुगर को रिवर्स करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको एपिजेनेटिक्स को समझना होगा। आई एम श्योर कि 9th क्लास में आपने ये सुना होगा। ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं बट मैं बहुत आसान ज़ुबान में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। एपिजेनेटिक्स से मुराद जीन से ऊपर या जीन से परे होता है। देखिए, जब आप पैदा होते हैं तो आपकी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, जैसे दिल है, दिमाग है, आपका जिगर है, उनके सेल्स होते हैं और उन सेल्स को ऑर्डर देने का जो काम करती है वो आपकी जीन करती है। जीन जो भी DNA के ऊपर लिखती है वही आप आगे एक्सप्रेस कर लेते हैं। उसी तरह का प्रोटीन बनता है, यानी अच्छा वाला प्रोटीन भी बन सकता है और बुरे वाला प्रोटीन भी बन सकता है। मिसाल के तौर पे आप किसी को एक हाथ से सलाम भी कर सकते हैं और इसी हाथ से आप किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं। तो जो जीन होती है वो आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से मिलती है और उसका जो कोड होता है वो DNA होता है, जो जिसकी वजह से आपकी शनाख्त होती है। तो इस जीन को तो आप चेंज नहीं कर सकते बट इसके एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं और इसे एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। इसे मैं आपको मिसाल दे के समझा देता हूँ कि जब ट्विन्स पैदा होते हैं तो उनकी जीन तो सेम होती है, बट जब वो बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, मिसाल के तौर पे 40 साल में पहुंच के एक को शुगर हो जाती है और एक नॉर्मल होता है, या एक को कैंसर हो जाता है, दूसरा नॉर्मल होता है। रीज़न ये होती है कि जो बंदा फिट है उसने अपनी जीन के एक्सप्रेशन को चेंज किया, उसने स्मोकिंग नहीं की, उसने अच्छा खाया है, उसने एक्सरसाइज की है, वो स्पोर्ट्समैन था, उसने अपनी सेहत का ख्याल रखा है, उसको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया गया है या उसने क्रिएट किया है अपने इर्द गिर्द, उसने जीन के एक्सप्रेशन को चेंज किया। जो दूसरा बंदा था जिसको शुगर हो गई, जिसको कैंसर हो गया, उसने शायद स्मोकिंग की, उसने अच्छा लाइफस्टाइल नहीं गुजारा, उसने अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखा, उसको वज़न बहुत ज़्यादा था, उसने उसको कम नहीं किया। तो जीन के एक्सप्रेशन को आपने चेंज करना है। उसने सारा अपना जो ब्लेम था वो अपनी फैमिली के ऊपर डाल दिया कि मुझे फैमिली की तरफ से ये बीमारी मिल गई है, लिहाजा उसने अपने जो एपिजेनेटिक्स है उनके ऊपर काम नहीं किया। मिसाल के तौर पे आप एक बीज लेते हैं और उसे अगर ज़मीन के ऊपर रख देते हैं तो वहाँ से तो पौधा नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको उसको ज़मीन के अंदर डालना पड़ेगा, वहाँ पे उसको पानी देना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसको माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो माहौल होता है वही एपिजेनेटिक्स होता है। मिसाल के तौर पे आप कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस जगह पे आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी और आपका लाइफस्टाइल कैसा था। क्योंकि आपको शुगर है या आपको कोई भी बीमारी है, किसी भी स्टेज की बीमारी है, आपकी बॉडी को नहीं पता होता वो कौन सी बीमारी है, कौन सी स्टेज में है। ये पता होता है आपके यकीन को, और अगर आप अपने यकीन को बदल लेते तो आप किसी भी स्टेज पे किसी भी बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ और इसे प्लेसिबो बोलते हैं अंग्रेज़ी के अंदर। अब मैं आपको चंद ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि जड़ होती हैं जहाँ से ये शुगर शुरू होती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डाइटरी डिजीज़ है। मिसाल के तौर पे आपका जो लाइफस्टाइल था वो एक्टिव नहीं था, आप वॉक नहीं करते थे, आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, आप स्पोर्ट्समैन नहीं थे, आप गेम नहीं करते थे, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते थे, या फिर जो है आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा।
तो आपके लिवर के ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है और आपको फैटी लिवर हो जाता है। अगर आप 2001 या 2000 से पहले देखें तो ये फैटी लिवर सिर्फ उन लोगों को होता था जो लोग शराब नोशी करते थे, बट अब 99% लोगों में अगर आप सोनोग्राफी करेंगे तो उसमें आपको फैटी लिवर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपका पेनक्रियाज होता है जिसने इंसुलिन को रिलीज़ करना होता है, जो लबलबा होता है, उसके ऊपर भी चर्बी आ जाती है। और ये मोस्टली उन लोगों को पता नहीं होता जिन लोगों का वज़न तो ठीक होता है लेकिन फिर भी उन्हें शुगर होती है। अब देखिए इसके साथ होगा क्या। होता ये है कि इसके साथ साथ फिर आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, और वज़न बढ़ता हुआ तब आपको फील होता है जब 3, 4, 5 साल हो जाते हैं और आपकी तोंद निकलना शुरू हो जाती है। जब आपका वेट बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है यानी इंसुलिन अपना काम कर ही नहीं पाती, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो फिर आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं। फिर प्री डायबिटिक पे जाके भी कुछ लोगों को ख्याल नहीं आता जब तक कि वो डायबिटिक ना हो जाएं, तो फिर उसके बाद आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो जो प्रोसेस है वो चला है आपके लाइफस्टाइल से, आपके खाने पीने से। तो ये जो खाना पीना है, अगर आपने शुगर को रिवर्स करना है तो जो पहली चीज़ है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम कर देना है। मैं यहाँ पे लफ्ज़ कम से कम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान डायबिटीज़ में नंबर 1 पे है। और गेस करिए इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह है रोटी। ये जो 3 टाइम रोटी खाने का कॉन्सेप्ट है, इसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करिए, इसको 2 टाइम पे लेके जाएं। आई मीन कितने लोगों को सुबह उठ के भूख लगी होती है लेकिन फिर भी हम नाश्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमागों में ये डाला गया है कि आपने सुबह भी रोटी खानी है, दिन को भी रोटी खानी है, रात को भी रोटी खानी है। तो इसको आपको 2 टाइम पे लेके जाना है। सुबह का जो नाश्ता है उसको खींच के 10-11 बजे पे लेके जाइए। और अगर आप ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे आपको बैठे रहना है तो आपको रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अंडे खा सकते हैं, अंडों के साथ नाश्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुशक्क़त वाला काम करते हैं तो आधी रोटी खा सकते हैं, 1 रोटी खा सकते हैं। शाम की जो रोटी है वो जल्दी खाइए, और जितनी रोटी हो उससे ज़्यादा जो पोर्शन है वो सैलेड का होना चाहिए। अब रोटी 2 टाइम करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 70 से 85 के दरमियान में होता है। और जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो। अब देखिए इसके लिए आप मल्टीग्रेन का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप आटे को थोड़ा खमीरा करके, यानी 1-2 दिन रख के फिर उसकी रोटी बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब जब आप कार्ब्स कम खाएंगे तो आपकी इंसुलिन जो है वो कम हो जाएगी। इंसुलिन कम होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट को कम से कम करना है। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी से रिफाइंड शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर दें, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जिन चीज़ों में होता है, मिसाल के तौर पे आप डब्बे के जूस पीते हैं, आप सोडा पीते हैं, आप केक लेते हैं, आप पेस्ट्री लेते हैं, आप कैंडीज़ लेते हैं, आप चॉकलेट लेते हैं, इन चीज़ों को कम्प्लीटली आपने अवॉइड करना है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं वेजिटेबल ऑयल्स। इन पे चंद दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। इसको भी आपने कम करना है। ज़ाहिर आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपने ऑलिव ऑयल लेना है तो वो आप नहीं ले सकेंगे, लिहाजा बहुत कम आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये भी हाईली इन्फ्लामेटरी होते हैं और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से आपको शुगर होती है। 5वें नंबर पे ऐसी चीज़ें जिनमें स्टार्च होता है वो चीज़ें आपने नहीं लेनी है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, आलू की जो चिप्स होती हैं वो आपने नहीं लेनी। इसी तरह वाइट ब्रेड होती है, वाइट राइस होते हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। 6ठे नंबर पे कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है और फिर आपको शुगर हो सकती है। उसमें आ जाती हैं स्टैटिन, इसी तरह से एंटी डिप्रेसेंट जो लोग लेते हैं या एंटी एंजाइटी ड्रग लेते हैं, या फिर जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और 7वें नंबर पे आ जाती है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो इसकी वजह से आपके कार्टिसोल ऊपर जाते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेस होती है उसकी वजह से आपको शुगर हो सकती है, आप डायबिटिक हो सकते हैं। अब इन चीज़ों से आपने दूरी बनानी है, और ये दूरी बनाने में आपकी 3 तरह की जो डाइट है वो मदद कर सकती है, जिनसे आपका वज़न कम होगा और आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। पहले नंबर पे जो आ जाती है वो है कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट, लो कार्ब डाइट भी बोलते हैं। आई होप कि आपने इसके बारे में सुना होगा। ये शुगर वालों के लिए बेस्ट डाइट है। दूसरे नंबर पे आ जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये जस्ट एक लाइफस्टाइल चेंज है और ये बहुत आसान है, आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमारा वीडियो मौजूद है। तीसरे नंबर पे आ जाती है कार्निवोर डाइट, इसके ऊपर भी हमारा ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। इनमें से जो भी डाइट आप फॉलो करिए, जब भी आप खाना खाएं उसके बाद 20 से 30 मिनट की वॉक करिए, आपकी शुगर 100% रिवर्स हो जाएगी। बट जो एपिजेनेटिक्स के ऊपर मैंने बात की है, वो सबसे पहले आपने अपना काम करना है, अपने दिमाग को और अपने यकीन को मजबूत करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।